नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर नताशा और आयशा मारवा दोनों ही अब तक यशवंत मल्होत्रा के पास आ जाती हैं और अब ये दोनों ही पकड़कर उसे अंगारों के ऊपर नंगे पैर चलवाती हैं। इधर वो दोनों ने यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा का बहुत ही बुरा हाल किया हुआ था, तो वहीं वहाँ का सारा नजारा देखकर इधर राजीव गुलेरिया के कमरे में वो कबूतर काफी स्क्रीन के इधर उधर चक्कर काट रहा था, मानो वो रोहित के आगे अपनी खुशी जाहिर कर रहा हो। उसे काफी सुकून मिल रहा था यशवंत को इस तरह से तड़पता हुआ देखकर। तो वहीं अपनी माँ और मासी को इस तरह से ऐसे एकजुट होकर लड़ता हुआ देखकर रोहित के चेहरे पर भी एक सुकून था। उसे खुद भी नहीं पता था कि जो कुछ भी उस अम्यूजमेंट पार्क में हो रहा था वो उसे इतनी खुशी क्यों दे रहा था। जहां एक तरफ रोहित उस रूम में बैठकर ये सब कुछ बड़े ही ध्यान से देख रहा था, तो वहीं टॉप फ्लोर पर स्वाति और अनिका ये दोनों भी अब तक उस रूम में आ जाती है जहां पर देवराज गुलेरिया को कैद कर रखा गया था। ये दोनों जैसे ही वहां पर आती हैं तो वो यहाँ पर उस बटन को प्रेस कर देती हैं उस कमरे के। जैसे ही उस कमरे में वो बटन प्रेस होता है तो वहां पर जिस सीक्रेट रूम में यहाँ पर देवराज गुलेरिया को कैद किया गया था उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही ये दरवाजा खुला तो उस दरवाजे के खुलते ही स्वाति मल्होत्रा और अनिका दोनों ही अब उस कमरे के अंदर चली जाती हैं। अनिका और स्वाति जैसे ही अंदर कमरे में गई तो सामने देवराज गुलेरिया को देखती हैं। इधर देवराज गुलेरिया ने सामने जब जैसे ही देखा कि दरवाजा खुला है तो कोई आया है, तो जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने यहाँ पर स्वाति और अनिका दोनों ही खड़ी थी। स्वाति को देखकर तो अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, ओह तो फाइनली तुम्हारी शादी हो गई है। हाँ सच में मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने सच में अब शादी कर ली। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती हैं, हाँ हो गई है। और आप जानते हैं कि मेरी शादी किसके साथ हुई है? या यहाँ पर धर्मराज अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया स्वाति की ये बात सुनकर कहते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारी शादी किससे हुई है किससे नहीं, लेकिन ये तो मैं तुम्हारी मांग में ही देख पा रहा हूँ कि तुमने शादी कर ली। वैसे भी मुझे ये जानने में इतना इंटरेस्ट नहीं है। देवराज गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब स्वाति कहती है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मुझे आपको वो बता देना चाहिए। शायद थोड़ा सा तुम्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरी शादी किससे हुई है। चलो एनीवे, आप नहीं पूछना चाहते तो भी मैं बता देती हूँ कि मेरी शादी आपके ही बेटे करण गुलेरिया से ही हुई है। स्वाति की ये बात सुनकर तो एक बार के लिए तो देवराज गुलेरिया को एक थोड़ा सा हैरानी हुई थी, लेकिन अब उसकी इस बात को सुनकर वो अब अपनी हैरानी स्वाति को ना दिखाते हुए अब जोर जोर से हंसने लगता है। इधर देवराज गुलेरिया की ये हंसी अनिका और स्वाति दोनों के ही कानों में मानो चुप सी रही थी कि आखिर वो इस तरह से उनके ऊपर क्यों हंस रहे हैं। तो भी यहाँ पर उसे इस तरह हंसता हुआ देखकर अब अनिका को काफी गुस्सा आता है और अब अनिका उसके पास जाकर कहती है, वैसे तो आपके साथ मेरा रिश्ता अलग ही है, लेकिन आपने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। और ये कहते हुए ही अनिका भी यहाँ पर एक जोर का थप्पड़ अब उन्हें मार देती है। अनिका ने जैसे ही यहाँ पर देवराज गुलेरिया को थप्पड़ मारा तो ये थप्पड़ लगते ही अब देवराज गुलेरिया अनिका को गुस्से में घूर घूर कर देखने लगते हैं। और जैसे ही वो उसे घूरते हैं तो अब अनिका उससे कहती है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? अब अनिका की इस बात को सुनते हुए अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, ये तेरे नहीं, तेरी रगों में जो खून है ना लड़की, वो उस खून के संस्कार हैं, क्योंकि तेरी रगों का खून ये सब बोल रहा है। अगर तेरे वो संस्कार ऐसे नहीं होते तो तुम ये बिल्कुल भी नहीं करती।
देवराज गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, मेरी मेरी रगों में गुलेरिया परिवार का खून है, समझे आप। और ये सुनते ही अब देवराज गुलेरिया हंसते हुए ही कहते हैं, मेरे मेरे साथ साथ इस सवाती मल्होत्रा का भी तो खून है ना तुम्हारे अंदर। और इस सवाती की रगों में किसका खून है, क्या क्या तुम्हें नहीं पता है क्या? अरे इस सवाती की रगों में तो उस अवंतिका का खून है। अवंतिका का वैसे वैसे स्वाति और तुम्हारा चेहरा देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम दोनों की रगों में उस अवंतिका का ही खून है। अब ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा जब सामने मिरर में देखती है तो वो बड़े ही ध्यान से अपने चेहरे को देख रही थी, क्योंकि सच बताएं तो आज तक स्वाति मल्होत्रा ने तो यहाँ पर कभी अवंतिका की कोई फोटो तक भी नहीं देखी थी। इसलिए देवराज गुलेरिया की ये बात सुनते ही स्वाति मल्होत्रा वहाँ पे लगे हुए मिरर में सबसे पहले अपने चेहरे को देख रही है। जैसे स्वाति यहाँ पर अपने चेहरे को देख रही थी तभी उसे इस तरह से अपना चेहरा देखते हुए देवराज गुलेरिया कहते हैं, इतना इतना गौर से क्या देख रही हो स्वाति? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में मुझे पता नहीं है कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और ये कहते हुए ही देवराज गुलेरिया अब जोर जोर से हंसने लगता है। तो वहीं अनिका भी अब उन्हें खोलने ही वाली थी कि तभी अब उस रूम में वो कबूतर आ जाता है जो कि थोड़ी देर पहले वहां पर राजीव के कमरे में था। उस कबूतर को वहां पर देखकर अब अनिका उसकी तरफ ही देखती है और कुछ देर तक अब उसके साथ अब आई कांटेक्ट करती है, क्योंकि अनिका को लगा कि शायद ये कबूतर उसे कुछ कहने के लिए या बताने के लिए आया है। कुछ देर तक उसके साथ आई कांटेक्ट करने के बाद अब वो कबूतर यहाँ पर अनिका से कहता है, इस आदमी ने हमारी रानी साहिबा को प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी राजमहल की सीढ़ियों से घसीटते हुए वो इन्हें नीचे लेकर गया था। मैंने खुद देखा था कि किस तरह से एक प्रेग्नेंट औरत को ये सीढ़ियों से घसीटते हुए जा रहा था। मानो वो ने उन्हें बिल्कुल भी एक औरत के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी, वो भी जब उसके पेट में बच्चा था। इवन इन्होंने तो उसके बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। उस कबूतर की ये बात सुनते ही अब अनिका उस कबूतर से कहती है, क्या उनके 9 मंथ कंप्लीट हो गए थे? इस बात पर अब वो कबूतर कहता है, नहीं कंप्लीट नहीं हुए थे लेकिन होने वाले थे। ये सुनते ही अब अनिका अपनी आंखों को गुस्से से बंद कर लेती है, क्योंकि अब अनिका को इनके ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। और अब अपनी आंखों को बंद करके अनिका अपने दोनों ही मुट्ठियों को बीच लेती है, मानो यहाँ पर वो अपनी मुट्ठियों में अपना पूरा का पूरा गुस्सा उतार रही हो। और अब पूरे ही गुस्से के साथ अब वो एक जोर की लात यहाँ पर देवराज गुलेरिया के सीने पर मार देती है, क्योंकि इस बात से अनिका का गुस्सा एकदम से ही हाई हो गया था। और उसका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि अनिका ने यहाँ पर अपनी पूरी ही बॉडी के प्रेशर से देवराज के ऊपर अपनी पूरी की पूरी लात में ही वो अपनी पूरी बॉडी का प्रेशर लेकर आई थी, जिसकी वजह से देवराज गुलेरिया चेयर से बंधा हुआ ही चेयर के साथ ही नीचे जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले कि अनिका अपना दूसरा वार देवराज के ऊपर करती कि यहाँ पर सभी के ही कानों में अब किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही इस आवाज को सुनकर अनिका पीछे मुड़कर देखती है तो यहाँ पर दीवार पर एक स्क्रीन आ जाती है। और उस स्क्रीन में जब अनिका ने देखा तो सामने किंग को देखकर अब अनिका कहती है, आप कहाँ है? क्योंकि अनिका ने नहीं सोचा था कि किंग यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो ये सब देख रहे होंगे। अनिका ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। इधर अनिका की इस बात पर अब किंग कहते हैं, अनिका डोंट मैटर कि मैं यहाँ अपने खास से बात करने के लिए आया हूँ। ये कहते हुए ही अब किंग हंसने लगते हैं। तो वहीं अब उनकी आवाज को सुनकर अब देवराज गुलेरिया अब उनकी तरफ स्क्रीन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हंस लो किंग, हंस लो। देखो वक्त सबका आता है और एक दिन मेरा भी आएगा। तुम्हें जितना हंसना है हंस लो। जब मेरा वक्त आएगा ना तब मैं तुम सबको बताऊंगा कि हंसना क्या होता है। देवराज गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, तुमने तो कहा था कि स्वाति की बेटी तुम्हें बचा लेगी। हाँ, यही कहा था ना तुम्हें, क्योंकि तुम्हें तो अपनी ग्रैंड डॉटर पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था ना। वैसे तुम्हें याद तो होगा ही ना कि करण और राजीव की बेटी ही तुम्हें मारेगी। क्या तुम्हें वो बात याद है? अब
किंग की ये बात सुनते ही अब देवराज गुलेरिया कहता है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इससे पहले कि ये दोनों मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाए, मैं इन दोनों को जान से मार दूंगा, क्योंकि तुम मेरी ताकत के बारे में नहीं जानते हो। मैं इन दोनों माँ बेटी को जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। अरे जब ये दोनों जिंदा ही नहीं रहेंगी तो मुझे मारने वाला फिर कोई भी नहीं होगा। देवराज गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब किंग कहता है, कोशिश कर सकते हो। अगर तुम्हें अभी भी यही लग रहा है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। अरे मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम्हारी ताकत कितनी है और तुम कैसे इन दोनों को मार सकते हो। किंग और ये कहते हुए ही किंग अब उस स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। तो वहीं अब अनिका अब किंग के स्क्रीन से गायब होने के बाद अब देवराज गुलेरिया के बालों को अपनी मुट्ठियों में पकड़कर अब उन्हें उस चेयर के साथ उठा देती है। जैसे ही अनिका ने देवराज गुलेरिया के बालों को खींचा तो देवराज गुलेरिया को अपने बालों में पेन तो बहुत ही हो रहा था, लेकिन उसके हाथ अभी भी उस चेयर पर बंधे हुए थे, जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा था। और इसके बाद जैसे ही अनिका उसे उसके बालों से खींचते हुए उसे सीधे उसकी चेयर को सीधा करके उसे बिठाती है, तो इसके बाद अब एक थप्पड़ अनिका उसके चेहरे पर और मारती है। तो और साथ के साथ अब यहाँ पर जैसे ही अनिका ने उसे थप्पड़ मारा तब अब देवराज गुलेरिया अनिका से कहते हैं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं लड़की, इसलिए मैं अभी खामोश हूँ, इसलिए तुम जो चाहो तुम कर सकती हो। अगर मेरे हाथ खुले हुए होते ना तो तुम्हारे हर वार का जवाब मैं अच्छी तरह से देता, क्योंकि मुझे हर एक वार का जवाब अच्छी तरह से देना आता है। और शायद तुम इसी बात का फायदा उठा रही हो कि इस वक्त मेरे हाथ बंधे हुए हैं। देवराज गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर अनिका कहती है, अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, देख लेते हैं कि अगर आपके हाथ खुले हुए होंगे तो आप किस तरह से मुझे अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। जरा मैं भी तो देखूं, क्योंकि इतने सालों के बाद तो मुझे आपको देखने का मौका मिला है। और ये कहते हुए ही अनिका अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया को ललकारते हुए अब वो देवराज गुलेरिया के हाथों को खोल देती है। इधर इससे पहले कि देवराज गुलेरिया अपने हाथ खुलते ही अपनी जगह से उठ पाते कि तभी अब एक जोर की लात स्वाति मल्होत्रा भी अब उन्हें मार देती है। जैसे ही स्वाति ने एक जोर की लात देवराज गुलेरिया पे मारी तो उस लात के प्रेशर से वो एक बार फिर से नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन जैसे ही देवराज गुलेरिया जमीन पर गिरे तो उतनी ही फुर्ती के साथ अब वो जल्दी से जमीन से खड़े हुए हो जाते हैं और जमीन पर सीधे ही खड़े होकर अब वो यहाँ पर सबसे पहले अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि फाइनली अब उसके हाथ और पैर दोनों खुले हुए थे और अब वो यहाँ पर अनिका और स्वाति के साथ अपनी फाइट कर सकते थे। यहाँ पर फाइटिंग पोजीशन लेते ही देवराज गुलेरिया ने अब एक साथ ही स्वाति और अनिका के ऊपर अब वो अटैक कर देते हैं। तो वहीं अनिका ने भी जैसे ही अनिका के ऊपर देवराज ने अटैक किया तो अनिका उनके अटैक को रोककर डिफेंड कर लेती है और अब उनके साथ फाइट करने लगती है। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा भी पूरे ही रूम को अब अच्छी तरह से देख रही थी और क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसे कुछ यहाँ पर मिल जाए। तो वहीं अनिका अब देवराज गुलेरिया के ऊपर एक के बाद एक अटैक करती ही जा रही थी और साथ ही साथ अनिका की नज़र भी यहाँ पर टाइम पर ही थी। उसे एन मौके पर देवराज गुलेरिया को नेत्रा के सामने भी तो लाना था ना, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने सिर्फ आधा घंटा ही मांगा था देवराज गुलेरिया को नेत्रा के सामने लाने के लिए। इसलिए अनिका को अपने मिले हुए टाइम के अकॉर्डिंग ही देवराज गुलेरिया के ऊपर अटैक करना था और ठीक उसी टाइम पर ही उसे नेत्रा के सामने गुलेरिया हाउस में हॉल में पेश करना था, जहां एक तरफ अनिका ने अपने अटैक से देवराज गुलेरिया के ऊपर अपना वार करना शुरू कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ आयशा और नताशा ने भी यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा का काफी बुरा हाल किया हुआ था, क्योंकि यशवंत मल्होत्रा को पहले तो यहाँ पर उसे नंगे पैरों से अब जलते हुए अंगारों पर चलाया गया था, जिसकी वजह से अब वो चलने फिरने की हालत में भी नहीं रहा था। उसके पैर मानो उसके पैरों से खून निकल रहा था। तो दूसरे ओर ऊपर से उसे अब यहाँ पर आकांक्षा और जॉन ने जिस तरह से एक बॉल बनाकर इधर उधर पटक रहे थे, उससे तो उसका और भी बुरा हाल हो गया था। तो दूसरी तरफ इधर पुरानी फैक्ट्री में
एक बाहर शीला के कहने पर कुछ लोग अब एडवांस हथियार के साथ बाहर खड़े हुए थे। तो वहीं उनके सामने अब राजीव गुलेरिया और महेंद्र पीरामल खड़े हुए थे। महेंद्र पीरामल को एडवांस हथियारों की अच्छी नॉलेज थी, इसलिए अब वो इन हथियारों को देखकर अब राजीव से कहता है, राजीव अपने हर एक वार से ही इन लोगों को मार गिरा ना, वरना अगर इन लोगों ने हमारे ऊपर अपना निशाना बनाया तो हम दोनों ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये हथियार बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं। इसलिए हमारे पास बिल्कुल ही समय कम है। इन्हें बिल्कुल भी इन हथियारों को यूज करने तक का मौका मत देना। महेंद्र की ये बात सुनते ही राजीव गुलेरिया कहता है, ठीक है महेंद्र, तुम चिंता मत करो, मैं इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर रहा हूँ। और हाँ, तब तक तुम इन हथियारों के इस्तेमाल से इन्हें मार गिराना, क्योंकि जैसे ही मैं जिन लोगों को अपने अटैक से घायल करूंगा, तुम जल्दी से उन सारे के सारे हथियारों को इकट्ठा करना, और जरूरत पड़े तो तुम इन्हें इनके ऊपर चलाने से बिल्कुल मत हिचकिचाना। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, ठीक है राजीव। और इधर राजीव की नज़र अब उन सभी पर ही थी, क्योंकि राजीव गुलेरिया इन सब को देखकर अब यह अपने मन में कैलकुलेशन कर रहे थे कि उसे अपनी फाइट से इन लोगों को कैसे हराना है, एक बार में उसे कितने लोगों को गिराना है। और अब वो जैसे ही यहाँ पर अपने पूरी तरह से कैलकुलेशन करने के बाद वो यहाँ पर अब अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेते हैं, और अब वो एक एक करके उन सभी पर ही अब अपना अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से राजीव यहाँ पर एक के ऊपर एक अटैक करता जा रहा था, वो लोग यहाँ पर जमीन पर गिरते जा रहे थे, तो वही महेंद्र पीरामल जैसे जैसे वो लोग गिर रहे थे उनसे एक एक करके उनके हथियारों को छीनकर उनसे दुश्मनों को ही मार गिरा रहा था। क्योंकि यहाँ पर ऐसा जान पड़ रहा था जैसे शीला ने बहुत सारे आदमियों को नहीं बल्कि उनकी पूरी की पूरी एक फौज की टुकड़ी को यहाँ पर खड़ा कर दिया हो। और इधर ऊपर से ये सब कुछ देखकर अब रानी साहिबा अपने मन में ही सोचती है, इन दोनों की ये क्वालिटी सिर्फ हमारे लिए ही होनी चाहिए थी, लेकिन ये दोनों तो दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ हो गए हैं, और ये सब कुछ हुआ है इस अंजलि की वजह से। ये कहते हुए ही इधर शीला अब यहाँ पर अपने पीछे मुड़कर अब अंजलि को ही देख रही थी कि तभी अब उसे एहसास होता है कि अंजलि को तो अब धीरे धीरे होश आ रहा था। जिस तरह से राजीव और महेंद्र दोनों यहाँ पर दुश्मनों के साथ लड़ रहे थे, इन्हें देखकर तो एक पल के लिए शीला को अब अफसोस भी होता है कि काश राजीव और महेंद्र अब भी उनकी टीम में होते। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि अब वो इन लोगों की टीम में नहीं, बल्कि अब वो इनके अगेंस्ट खड़े हुए थे, क्योंकि ये टेक्निक की तो शीला भी राजीव की काफी फैन थी। अब इधर अंजलि को होश आता हुआ देखकर अब शीला टाइम की तरफ देखती है, तो अब वो टाइम की तरफ देखकर अब अपने फोन से सबसे पहले नेत्रा को कॉल लगा देती है। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज नेत्रा की आती है, तो अब इस साइड से शीला कहती है, क्या हुआ है वहां पर नेत्रा, क्या कुछ रिस्पॉन्स आया, रानी साहिबा ने हमारी शर्त मान ली है या नहीं। शीला की ये बात सुनते ही अब नेत्रा कहती है, कैलाश अधिकारी को रेखा के पास लेकर जाओ शीला, अगर आने वाले 10 मिनट के अंदर अगर देवराज गुलेरिया हमें नहीं मिला ना, तो रेखा मूर्ति के हाथों कैलाश अधिकारी को धक्का दिलवा देना। क्योंकि देखो, उन लोगों ने हमें बोला तो है, उन्होंने मुझे आधे घंटे का समय दिया था कि वो आधे घंटे के अंदर देवराज गुलेरिया को मेरी आंखों के सामने लेकर आएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 20 मिनट तो बीत चुकी है, तो बस अभी बची हुई है तो 10 मिनट, तो बस 10 मिनट का और हम लोग इंतजार करेंगे। अगर 10 मिनट के अंदर वो लोग देवराज गुलेरिया को मेरे सामने नहीं लेकर आए, तो तब तक तुम अपने काम को रेडी करना। जैसे ही मैं कहूँ, पूरे 10 मिनट होते ही एग्जैक्ट 10 मिनट के बाद अगर मैं तुम्हें दोबारा से कॉल ना करूँ, तो तुम कैलाश अधिकारी को धक्का दिलवा देना। इधर नेत्रा की ये बात सुनते ही अब शीला कहती है, ठीक है नेत्रा, तुम अपना फोन ऑन ही रखना। ये कहते हुए ही अब शीला रूम के सामने खड़े 2 लोगों को अंदर आने के लिए उन्हें कहती है, ताकि वो दोनों अंदर आने के बाद यहाँ पर कैलाश अधिकारी को तब तक छत पर लेकर जा सके, क्योंकि अब शीला भी 1 मिनट यहाँ पर गंवाना नहीं चाहती थी। इधर शीला के इशारे पर यहाँ पर दो चाइनीज फाइटर अभी उस कमरे के अंदर आ जाते हैं, और अंदर आने के बाद वो चाइनीज फाइटर कहते हैं, क्या हुआ है मैडम, आप काम बताइए। इस बात पर अब शीला कहती है,
कैलाश अधिकारी को रेखा मूर्ति के पास टेरेस की तरफ लेकर चलो। और हाँ, देखो इसे ध्यान से लेकर चलना, क्योंकि यहाँ पर हम भी अपने प्लान के हिसाब से ही इसे मौत देंगे, और वो भी इन्हीं के लोगों के साथ, क्योंकि रेखा मूर्ति ही अब इसे धक्का देगी। शीला की ये बात सुनते ही अब एक फाइटर यहाँ पर कैलाश अधिकारी के पास आकर अब उसके हाथों को खोल देता है और वो अब उसे वहां पर खड़ा करता है। तो इधर शीला भी अब अपने आदमियों से कहती है, इसके दोनों ही हाथों को पीछे की तरफ बांध दो। हालांकि ये अभी भी बेहोशी में है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसके हाथ खुलने से वो अचानक से होश में आए और इस चीज का फायदा उठाए, क्योंकि ये भी काफी खतरनाक आदमी है। अरे राजमहल की सिक्योरिटी यही तो देखता है, तो इसके ऊपर इसे लेकर मैं बिल्कुल भी कोई भी लापरवाही नहीं कर सकती हूँ। सबसे पहले इसके हाथ पीछे की तरफ बांधो। ये सुनते ही अब एक फाइटर कैलाश अधिकारी के हाथों को अब उन्हें खड़ा करते हुए उसके हाथों को पीछे की तरफ बांध देता है, ताकि वो अपने सेल्फ डिफेंस में कोई भी टेक्निक को यूज ना कर सके। और अब वो उन्हें लेकर अब उस रूम से बाहर जा रहे थे, तो वहीं इधर अब उन्हें बाहर जाता हुआ देखकर, क्योंकि अब तक अंजलि मामी को भी होश आ गया था, अब जैसे ही अंजलि मामी की आंखें पूरी खुली तो उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर अब अंजलि मामी कहती है, रुक जाओ, कहाँ लेकर जा रहे हो इन्हें। हाँ, अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर शीला पीछे की तरफ मुड़ती है और अंजलि मल्होत्रा की तरफ देखती है। और अब यहाँ पर शीला कहती है, अंजलि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अभी तो इनका नंबर है, लेकिन हाँ डोंट वरी, अगला नंबर तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम्हारी भी चिंता, सारी की सारी चिंता जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि जिस जगह पर अब ये जा रहे हैं थोड़े ही समय के बाद वहां जाने का तुम्हारा भी नंबर आएगा। यहाँ पर तुम और वहां पर गुलेरिया हाउस में लतिका और आराओ, वाह सच में बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि तुम्हें इतने सालों के बाद अपनी बेटी और अपना बेटा तो मिल गया। लेकिन देखो ना अंजलि, अफसोस की बात यह है कि ना तो अब तुम्हारी उस बेटी की बेटी जिंदा बचेगी और ना ही उस बेटे का बेटा। वाह सच में एक ही बार में इतने वार होंगे, मुझे नहीं पता था। इधर से यहाँ पर शीला की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, तुम कभी नहीं सुधर सकती हो ना शीला, सच में तुमने तो कसम खाई हुई है कि तुम सारे ही रिश्तों को ऐसे ही तबाह कर दोगी। अरे हम लोगों ने सोचा था कि शायद वहां पर जाने के बाद तुम्हारे अंदर थोड़ा सा चेंज आया होगा, लेकिन नहीं, किसी ने सच ही कहा है कि तुम बिल्कुल भी अपने लाइन पर नहीं आ सकती। ये सुनते ही अब शीला अंजलि के पास जाकर अब उसके बालों को अचानक से खींचते हुए कहती है, मुझे नफरत है अंजलि तुमसे। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे तुमसे कितनी नफरत है। अरे तुम्हें क्या पता कि तुम्हें राजीव से दूर करने के लिए मैंने क्या क्या किया था। अरे मैं राजीव एक समय में मेरा क्रश हुआ करता था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो कभी मेरी जिंदगी में आ ही नहीं पाया। इसलिए मैं तुमसे कॉलेज के समय से ही इतनी नफरत करती हूँ कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। अरे तुम्हारे और करण के रिश्ते का शक का बीज मैंने ही तो राजीव के दिमाग में डाला था, क्योंकि मुझे पता था जब तक मैं राजीव के दिमाग में ये शक का बीज नहीं डालूंगी तब तक मैं तुम्हें उसकी लाइफ से दूर नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अफसोस की बात, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं कभी उसकी लाइफ में नहीं आई। इसलिए जब मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखती हूँ मुझे फिर से वही पुरानी बातें याद आती हैं। हाँ, और मैंने क्या क्या नहीं किया। अरे मैंने तुम्हारे दोनों बच्चों को जमीन में मैंने ही दफना दिया था। और लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, या मैं ये कहूँ कि उनका नसीब अच्छा था। पता नहीं उनका नसीब इतना कैसे अच्छा था कि वो दोनों जमीन में दफनाने के बाद भी वो दोनों ही बच्चे बच गए थे। इधर यहाँ पर शीला की ये बात सुनते ही अंजलि मामी कहती है, तुम औरत नहीं हो सकती हो। अरे औरत के नाम पर कलंक हो तुम। एक औरत होने के नाते तुम ऐसे कैसे दो छोटे छोटे नवजात बच्चों को इस तरह से मिट्टी में दफन कर सकती हो, और वो भी अपने ही भाई के बच्चे, वो भी अपने ही घर वालों के बच्चे। सच में शीला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
इधर अंजलि की ये बात सुनते ही अब शीला कहती है, कितनी कितनी बार मैंने कभी नालिशा को मारने की कोशिश की थी। ये सुनते ही अब बड़ी रानी, जो कि वो भी ये सब सुन रही थी, क्योंकि अब तक बड़ी रानी को भी गुस्सा आ गया था। बड़ी रानी को भी अब होश आ चुका था, इसलिए वो गुस्से से शीला को देख रही थी और अब साथ के साथ वो अब अपने हाथों को खोलने की भी कोशिश कर रही थी, क्योंकि बड़ी रानी चाहती थी बस एक बार उनके हाथ खुल जाएं तो फिर इस शीला को तो वो अपने आप ही देख लेगी। अरे उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो उसकी बेटी यानी कि आलिशा को इस तरह से मारने की कोशिश करे। इधर उन्हें रोहित ने पहले एक छोटी सी सेफ्टी नाइफ दे रखी थी, जिसे उन्होंने अपने गाउन में छुपाया हुआ था, क्योंकि रोहित ने पहले ही बड़ी रानी की सेफ्टी के लिए उसने उसे एक छोटा सा चाकू दिया हुआ था। लेकिन अभी शीला इस चीज के बारे में अनजान थी कि बड़ी रानी के गाउन में एक नाइफ हो सकता है, इसलिए अब यहाँ पर बड़ी रानी इधर उधर अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए ही वो अपने गाउन से उस नाइफ को निकाल लेती है। वो बड़ी ही सावधानी से इस नाइफ को निकालती है ताकि वहाँ पर मौजूद लोगों में से किसी को भी बड़ी रानी के ऊपर शक ना हो। और वो यहाँ पर चुपचाप बस उनकी बातों को भी सुन रही थी। और अब यहाँ पर जब बड़ी रानी उसे नाइफ को अपने गाउन से निकाल लेती है तो अब वो उस नाइफ की मदद से अपनी रस्सियों को धीरे धीरे काट रही थी। कुछ देर के बाद अब जैसे ही यहाँ पर रस्सियाँ ढीली हुई तो अब उन्होंने पहले तो अपना एक हाथ खोले और उसके बाद दूसरे। जब जैसे ही उनके हाथ दोनों के दोनों हाथ खुल गए तो अब वो अपनी जगह से उठकर अचानक से खड़ी हो जाती है और अब वो यहाँ पर अचानक से तेज आवाज में अब चिल्लाते हुए कहती है, शीला। इधर जैसे ही बड़ी रानी ने एकदम से चिल्लाते हुए शीला का नाम लिया तो ये सुनते ही शीला मौसी अब जैसे ही बड़ी रानी को इस तरह से खड़ा हुआ देखती है तो उन्हें एक जोर का शौक लगता है, क्योंकि बड़ी रानी ने अब तक यहाँ पर शीला को ये पता ही नहीं लगने दिया था कि उन्हें होश आ चुका है, क्योंकि शीला तो अभी तक यहाँ पर अंजलि से ही बातें करने में लगी हुई थी, अंजलि को ही धमकियां दे रही थी। तब तक बड़ी रानी ने अपने इस मौके का फायदा उठाया। इससे पहले कि शीला कुछ भी करती कि तभी एक जोर का थप्पड़ अब शीला के गालों पर पड़ता है, क्योंकि बड़ी रानी बड़ी ही जोर से एक थप्पड़ शीला के गाल पर जड़ देती है। उस थप्पड़ की वजह से शीला सीधा ही जमीन पर जाकर गिर जाती है। इससे पहले कि बड़ी रानी आगे बढ़ती कि तभी उसके कानों में अब नेत्रा की आवाज आती है, रेवती दीदी सोचना भी मत। देखो, अगर तुमने शीला को कुछ भी करने की सोचा ना तो एक तरफ आपकी दोस्त रेखा मूर्ति इस दुनिया को अलविदा कह देगी और दूसरी तरफ आपकी ग्रैंड डॉटर। अब जरा अपनी नजर उठाकर वहां टेबल पर रखे हुए लैपटॉप पर तो देखिए, क्योंकि देखिए, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार वहां पर टेबल पर जो लैपटॉप रखा हुआ है उसकी स्क्रीन में देखो, शायद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर शीला ने अपने फोन को स्पीकर पर किया हुआ था और जो भी बातें भी यहाँ पर अंजलि, रेखा मूर्ति या शीला के बीच में हो रही थी वो साफ साफ नेत्रा को सुनाई दे रही थी। इधर नेत्रा की ये बात सुनते ही बड़ी रानी जब हैरानी से लैपटॉप की तरफ जाती है और उसमें देखती है तो वहां पर प्रिंसेस लतिका के गले पर नेत्रा ने खंजर रखा हुआ था। प्रिंसेस लतिका को इस तरह से खतरे में देखकर अब यहाँ पर बड़ी रानी काफी हैरान हो जाती है और इधर यहाँ पर ही अब नेत्रा कहती है, क्या करूं? हाँ, मैं इस बच्ची को क्या मैं इसे मार दूं क्या? देखो रेवती, मैं इस बच्ची को मार देती हूँ। ये सुनते ही अब बड़ी रानी कहती है, खबरदार नेत्रा, जो आपने ऐसा कुछ भी करने का सोचा तो अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये अच्छा नहीं होगा। इधर बड़ी रानी की इस बात पर अब नेत्रा कहती है, बस अब बहुत हो गया है। अगर इस लतिका की जान प्यारी है ना तो कम ऑन दीदी, मेरी बात मान लीजिए, चुपचाप से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए, तुम शीला को कुछ भी नहीं करोगी। इधर नेत्रा की ये बात सुनते ही अब बड़ी रानी कहती है, क्या करना है मुझे? इस बात पर अब नेत्रा कहती है, शीला अब अपनी जगह से उठो और हमारी बहन के हाथों में रिवॉल्वर दो। ये सुनते ही अब शीला अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और अब वो बड़ी रानी को घूर कर देखते हुए ही कहती है, अगर तुम मेरी बहन। अभी यहाँ पर शीला ने अभी इतना ही कहा था कि तभी यहाँ पर नेत्रा बीच में ही रोकते हुए कहती है, शीला अब इन सब बातों का समय नहीं है, तुम्हें जितना काम बोला गया है अभी उसे जल्दी से करो।
इधर नेत्रा की ये बात सुनते ही अब शीला कहती है, कर रही हूँ, बस मुझे 1 मिनट का समय दो। और ये कहते हुए ही अब शीला बड़ी रानी को घूरते हुए ही कहती है, इस थप्पड़ का जवाब तो आपको देना ही होगा। और ये कहते हुए ही शीला अब एक रिवॉल्वर को अब अपने हाथ में पकड़कर बड़ी रानी को दे देती है। तो वहीं अब नेत्रा कहती है, अब दीदी इस रिवॉल्वर को अंजलि मल्होत्रा के सिर के ऊपर रखो और हाँ, उसे लेकर वहीं ऊपर टेरेस पर जाओ, क्योंकि देखो टेरेस पर पहले से ही तुम्हारा वो सिक्योरिटी को देखने वाला वो कैलाश अधिकारी और तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रेंड रेखा मूर्ति ऊपर है, तो जाओ उधर तुम टेरेस पर जाओ। नेत्रा की ये बात सुनते ही क्योंकि बड़ी रानी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अब उसने साफ साफ देख लिया था कि किस तरह से प्रिंसेस लतिका भी नेत्रा के कब्जे में है, तो इसलिए बड़ी रानी ना चाहते हुए भी अंजलि मामी के सिर पर अब वो गन तान देती है। और अब वो अंजलि मामी को के सिर पर अपनी गन को तानते हुए ही वो उसे लेकर अब टेरेस की तरफ जाने लगती है। और इधर उन दोनों के पीछे पीछे अब शीला भी जा रही थी। कुछ ही देर के बाद वो सभी अभी टेरेस पर आ जाते हैं। तो वहीं अब तक राजीव और महेंद्र ने भी इधर मिलकर नीचे की लड़ाई जीत ली थी। यहाँ पर जितने भी लोग अभी उनके सामने थे, राजीव ने यहाँ पर सबको मार गिराया था, तो साथ के साथ उन एडवांस हथियारों के साथ महेंद्र ने भी उसमें राजीव की हेल्प की थी। तभी अब अचानक से यहाँ पर फिर से कुछ लोग अचानक से और भी उनके सामने आ जाते हैं। इससे पहले कि यहाँ पर फिर से दोबारा से फाइट शुरू होती कि तभी राजीव के कानों में भी यहाँ पर शीला की आवाज आती है, जो कि कहती है, देख ले राजीव, जरा अपनी नजर ऊपर उठाकर तो देखो। क्योंकि शीला ने यहाँ पर राजीव को फाइट करते हुए देख लिया था और अब तक ये लोग भी टेरेस की तरफ पहुंच चुके थे। तो अब शीला की ये आवाज सुनते ही जैसे ही राजीव ने अब ऊपर टेरेस की तरफ देखा, तो ऊपर टेरेस पर तो यहाँ पर अंजलि मामी के साथ बड़ी रानी भी खड़ी हुई थी और रेखा मूर्ति के साथ यहाँ पर कैलाश अधिकारी थे। उन चारों को इस तरह से ऐसे देखकर अब राजीव समझ गया था कि अगर यहाँ नीचे उन्होंने कुछ भी किया ना, तो शीला ऊपर से कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अब इन चारों की जान खतरे में है। एक तो यहाँ पर रेवती ने अपने हाथ में रिवॉल्वर पकड़ी हुई है, तो ऊपर से ये चारों के चारों बिल्कुल टेरेस के किनारे पर थे। अब ये सब देखकर और समझकर तो राजीव और महेंद्र दोनों ही अब अपने कदमों को पीछे कर लेते हैं। तो वहीं इधर दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में यहाँ पर नेत्रा कहती है, क्या लगता है किंग अपनी बात से पीछे हट गए हैं? चलो कोई बात नहीं, हमें भी उनके लिए एक सौगात भेजनी है। और ये कहते हुए ही नेत्रा की अब नेत्रा अपनी गोद में माहिरा को फिर से ले लेती है और अब वो पिंकी को अपने पास से बुलाती है। इधर पिंकी तो यहाँ पर पहले से ही डरी हुई थी, इसलिए जब नेत्रा ने पिंकी को अपने पास बुलाने का इशारा किया तो पिंकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पिंकी नेत्रा से डर के मारे यहाँ पर लतिका के पीछे जाकर छुप जाती है। जैसे ही पिंकी यहाँ पर लतिका के पीछे जाकर छुपी, तो अब नेत्रा कहती है, अच्छा लगा आप सभी की आंखों में मेरे लिए इतना सारा डर देखकर, लेकिन देखो पिंकी, अगर तुम अभी नहीं आई तो मैं अब अपने साथ लतिका को भी लेकर जाऊंगी, इसलिए तुम्हें जो कहा गया है तुम अभी वही करो और मेरे पास आओ। नेत्रा की ये बात सुनते ही भी यहाँ पर बड़ी हिम्मत करके अब यश कहता है, प्लीज 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 देखो आंटी, ऐसा कुछ भी मत करना, मेरी तीनों बहनों को छोड़ दो। यश की ये बात सुनते ही अब लतिका कहती है, यश देखो शांत हो जाओ, वरना ये बहन आंटी तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगी। यश ये आंटी बहुत ही बुरी है। लतिका की इस बात पर अब यश कहता है, हाँ तो ठीक है ना लतिका, और वैसे भी मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ, तो तुम दोनों को बचाने का मेरा फर्ज बनता है। अगर ये मुझे अपने साथ लेकर जाएगी तो कम से कम तुम सब तो बच जाओगे ना। यश की ये बहादुरी वाली बात सुनते ही अब नेत्रा कहती है, क्या बात है, बड़ा भाईचारा है तुम सब में। वैसे मुझे अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अब चलो अच्छे बच्चे की तरह आप तीनों में से कोई भी एक यहाँ पर आ जाओ। और ये कहते हुए ही नेत्रा अब दूसरी तरफ देखकर कहती है,
अब तुम तीनों में से कोई भी एक यहाँ पर आओ। देखो, मुझे कुछ भी करने के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि अगर तुम तीनों में से कोई भी अभी मेरे सामने नहीं आया तो फिर मैं वो कर दूंगी जो मैं अभी अपने हाथों से करना नहीं चाहती। क्योंकि अगर मैंने कुछ किया ना तो तुम तीनों को अपने किए के ऊपर बहुत ही अफसोस होगा। इसलिए चुपचाप अच्छे बच्चे बनकर मेरे सामने आओ। यहाँ नेत्रा ने ये कहा ही था कि तभी अब उसके कानों में सीढ़ियों पे से कुछ गिरने की आवाज आती है। जैसे ही नेत्रा के कानों में यहाँ पर किसी के गिरने की आवाज आई तो अब सभी अब यहाँ पर हड़बड़ा जाते हैं, सभी घबरा जाते हैं कि आखिर सीढ़ियों से कौन गिरा। इसलिए सभी जैसे ही उस आवाज को सुनकर उस दिशा में देखते हैं तो वहाँ पर सामने अनिका खड़ी हुई थी और उसके पाँव के नीचे देवराज गुलेरिया थे। पहले तो नेत्रा ने उन्हें पहचाना ही नहीं था कि ये कौन है, लेकिन कुछ देर के तक बड़े ही ध्यान से देखने के बाद अब नेत्रा कहती है, अनिका तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? और अब नेत्रा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, तुमने देवराज गुलेरिया को मांगा था ना नेत्रा, तो बस अब वो तुम्हें मिल गए हैं, क्योंकि तुमने हमें ये नहीं कहा था कि तुम्हें वो किस कंडीशन में चाहिए है, तो बस तुम्हारा आदमी तुम्हें मिल गया। और हाँ, एक बात और, इनकी सांसें अभी चल रही है, लेकिन हाँ, इनकी सांसें कब तक चलेगी इसकी गारंटी तो मेरी भी नहीं है। और अब अनिका ने ये बात कह दी थी। उसकी ये बात सुनते ही अब नेत्रा अब अपने कदमों को आगे की तरफ देवराज गुलेरिया की तरफ बढ़ा देती है। तो वहीं अनिका भी अब अपनी पॉकेट से अब उस आई ग्लासेस को जल्दी से निकालकर अब अपनी आंखों में पहन लेती है, क्योंकि अनिका जानती थी कि नेत्रा इस वक्त क्या से क्या कर सकती है। उसे अच्छी तरह से पता था नेत्रा के गुस्से के बारे में। वो ये भी जानती थी कि नेत्रा का गुस्सा अब देवराज गुलेरिया को इस हालत में देखकर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया होगा, इसलिए वो अपने गुस्से में अनिका के साथ फाइट जरूर करेगी। तो वही नेत्रा भी अब अनिका के ऊपर अब अपना अटैक शुरू कर देती है, क्योंकि अनिका ने नेत्रा के बारे में जो सोचा था, जो कैलकुलेशन लगाई थी, बिल्कुल उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ। तो वही अनिका भी अब एक तेज डिफेंड करते हुए अब नेत्रा से खुद का बचाव कर रही थी। तो वहीं दर्शिया, राजलक्ष्मी और नंदनी भाभी, ये तीनों ही जब तक जल्दी से बच्चों के पास आ जाती है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर इन दोनों की फाइट शुरू हुई तो इन तीनों को अचानक से मौका मिल गया था बच्चों को संभालने का। तो वहीं राजलक्ष्मी अब सबसे पहले माहिरा को वहां से अपनी गोद में उठाकर उसे अपने गले से लगा लेती है। तो वहीं अब तक सिद्धार्थ और ओमकार भी उनके पीछे ही तब तक नीचे आ जाते हैं। यहाँ नेत्रा और अनिका की फाइट काफी इंटेंस होती जा रही थी कि तभी अब अनिका के कानों में अब शीला की आवाज आती है, अनिका मेरी बेटी, लगता है कि तुम्हें यहाँ आने के बाद टीवी स्क्रीन नहीं देखा है ना, तो चलो कोई बात नहीं, मैं दिखा देती हूँ। वैसे इसके अलावा हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। शीला की आवाज़ सुनते ही अब अनिका जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर टीवी स्क्रीन 2 हिस्सों में हो गई थी और सामने जो नज़ारा था उस नज़ारे को जब अनिका ने देखा तो उसे देखकर तो अनिका अब अपने अटैक को वहीं पर ही रोक देती है। तो वहीं 4th फ्लोर से जब स्वाति और रोहित ने ये सब देखा तो अब स्वाति रोहित से कहती है, अनिका को इशारा कर दो रोहित कि वो यहाँ पर संभाले, हम वहाँ की सिचुएशन को संभालने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो ना हम यहाँ पर बचाव कर पाएंगे और ना ही वहाँ पर। अब हमें वहाँ पर बचाने के लिए जाना होगा, क्योंकि अब शीला को हराने का वक्त आ गया है। स्वाति की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, गलती हमारी है माँ, हमें निखिल और भूमिका को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अभी वक्त नहीं है ये सब सोचने का, जल्दी करो। यहाँ एक तरफ अभी स्वाति मल्होत्रा और रोहित दोनों ही अब निखिल और भूमिका को बचाने के लिए जा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ इधर शीला ने अनिका से कहा कि तुमने हमारे एक आदमी को ऐसे भेजा है ना, तो अब तुम भी देखोगे कि तुम्हारे लोग तुम्हें सिंगल पीस में मिलते हैं या नहीं, क्योंकि अब ये तो मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि अब तुम्हारे जो लोग हमारे कब्जे में है वो भी अब सिंगल पीस में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और ये कहते हुए ही शीला अब यहाँ पर रेखा मौसी की तरफ देखकर कहती है, रेखा जंप करो। जैसे ही शीला ने ये कहा तो ये सुनते ही रेखा मौसी अब शीला की तरफ देखने लगती है और अब यहाँ पर रेखा मूर्ति बिना कुछ सोचे समझे ही
अब उस टेरेस से जंप कर देती है। इधर रेखा मूर्ति को इस तरह से जंप करता हुआ देखकर जहां पर गुलेरिया हाउस में सभी शौक में चले जाते हैं, तो वहीं अभी उस पुरानी फैक्ट्री के नीचे खड़े राजीव और महेंद्र के मुंह से अचानक से ही निकल जाता है, नहीं नहीं रेखा, संभालो संभालो खुद को। यहाँ अब तक करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल भी वहां पर आ चुके थे और उन्होंने ये सब कुछ देख लिया था। और उनके पीछे पीछे यहाँ पर आलिशा और आकाश भी, और साथ में उनके साथ मयूर भी था। ये सब देखकर तो अब आलिशा कहती है, आपका हमारे साथ धोखा करने का क्या मतलब है? हाँ, आपका एक आदमी टाइम पर आपको मिल तो गया है ना, तो आपने हमें धोखा क्यों दिया? अरे जब आप लोगों के कहे अनुसार हमने अपने समय में आपको वो आपका आदमी दिया, तो आपको भी अपनी जुबान पर रहना चाहिए था। आलिशा की ये बात सुनते ही अब शीला कहती है, रानी साहिबा आप भी बिल्कुल अपने पापा के जैसे ही गुस्सा मत कीजिए। देखिए मैं भी आपको कह रही हूँ, इस तरह से बेवजह गुस्सा करना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वरना उसका अंजाम तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। क्योंकि अब शीला आलिशा को भी फिर से वही सेम धमकी देती है, क्योंकि अभी भी शीला के पास अंजलि मल्होत्रा थी।